Hello, humankind. Hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all and आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 13 ऑफ क्लास 7 साइंस न्यू एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी। बच्चों, इस चैप्टर में क्या करना है, जो भी पानी हम अपने घरों में फैक्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं और वो बहुत तरीके से गंदा हो जा रहा है, उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स मिल जा रहे हैं, तो हमें उस पानी को साफ़ करना है, ट्रीट करना है। ठीक है, यही इस चैप्टर की कहानी है। लेकिन पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि पानी को साफ़ करने की ज़रूरत क्या है। तो आप जानते हैं कि ये हमारी अर्थ है ना। देखो, अर्थ पूरी स्फेरिकल नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। इस अर्थ में जो 71% पार्ट होता है उसमें पानी होता है और जो बचा हुआ पार्ट होता है उसमें आपका लैंड मास होता है। जितने भी साथ के साथ कॉन्टिनेंट्स आते हैं वो बचे हुए पार्ट के अंदर आते हैं। तो बच्चों, 71% पानी तो अवेलेबल है इतना ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, फिर आपको ट्रीट करने की ज़रूरत क्या है, यही मैं आपको समझाती हूँ। इस 71% वाटर को अगर मैं अलग अलग तरीके से देखूं तो इसमें आपका 97% वाटर, 97.5% वाटर आपका सी वाटर होता है, जिसको हम ओशियन वाटर कहते हैं। यानी कि ये वाटर आपका ह्यूमन कंजप्शन के लिए सही नहीं होता, ये सॉल्टी वाटर होता है, हम इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। इवन अपनी खेती वाले पर्पज़ के लिए भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इरिगेशन के लिए भी हमें अपना फ्रेश वाटर चाहिए होता है। तो फ्रेश वाटर कितना होता है, इट इज़ अराउंड 2.5%। लेकिन बच्चों, ये 2.5% भी पूरा का पूरा अवेलेबल हमारे पास नहीं होता, क्योंकि इसमें हमारा 79% पानी तो आपका ग्लेशियर्स में स्टोर होता है, जो आपके आइस कैप्स होते हैं वहाँ पर स्टोर होता है। तो फिर बचा कितना, 20 वाटर आपका ग्राउंड वाटर होता है और बचा हुआ 1% अदर्स होता है, जैसे कि आपका लेक्स में सॉइल के अंदर जो पानी है, एटमॉस्फेयर, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कितना पानी बचा है हमारे पास, सिर्फ 20% पानी, वो भी इस 71% का, 2.5% का जो बचा हुआ। तो बच्चों, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पानी बहुत ही कम है हमारे पास। अब इस पानी को अगर हम सारा का सारा खुद ही यूज़ कर लेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन क्या यूज़ करेगी। तो हमें पानी को करना है साफ़। और सिर्फ यही एक पर्पज़ नहीं है बेटा, एक अलग पर्पज़ ये भी है कि जो पानी हम अपने घरों के अंदर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और वो पानी गंदा हो जाता है और हम इसको पानी को बाहर तो चला ही जाएगा पाइप के थ्रू, जो आपके सीवरेज सिस्टम होते हैं। जब ये पानी बड़ी बड़ी जगह पे आपके रिवर के अंदर चला जाता है तो इस रिवर के दूसरी साइड में जो लोग इस पानी को कंज्यूम कर रहे हैं, वो जब इसको कंज्यूम करेंगे तो बच्चों उनके अंदर डिसीजेज हो जाएगी, उनको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्योंकि इस पानी के अंदर पॉल्यूटेंट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ अस यूज़ वाटर इन आवर होम दैट मेक्स इट डर्टी। अब ये वाटर होता है वेस्ट वाटर, हमने इसको करना है, इसके पॉल्यूटेंट्स को रिमूव। ठीक है, वाटर की कहानी। वाटर बच्चों लाइफ लाइन होती है। लास्ट चैप्टर में हमने फॉरेस्ट की बात की थी, फॉरेस्ट हमारी लाइफ लाइन होती है, ग्रीन लंग्स होते हैं। उसी तरीके से वो वाटर भी हमारी बेसिक नीड होती है ह्यूमंस की। ठीक है, देखो ये ड्रिंकिंग वाटर है। इस ड्रिंकिंग वाटर का जब हम यूज़ करते हैं तो कुछ क्लीन वाटर होता है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हमें उसको अदर पर्पज़ के लिए यूज़ करना होता है। ठीक है, क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल। जो बच्चों पानी हम अपने घरों में पी रहे हैं वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है, ये आपको समझना है। इट हैज़ बिन रिपोर्टेड दैट more than 1 billion of people have no access to safe drinking water। ये भी आपको समझना है कि इस दुनिया के अंदर 1 बिलियन से ज़्यादा पीपल ऐसे हैं जिनको पानी अवेलेबल नहीं है, सेफ़ वाटर अवेलेबल नहीं है। तो पानी वो कहाँ से पीते हैं, रिवर्स के थ्रू जाके पानी पीते हैं, लेक्स में जाके पानी पीते हैं। अब आप सोचिए वहाँ पे पानी कितना गंदा होता है। वो पानी अगर वो लोग पिएंगे और उसको हमने साफ़ नहीं किया तो उनको डिसीज़ हो जाएंगी, उनके अंदर पॉल्यूटेंट चले जाएंगे, वो बीमार हो जाएंगे, इवन डेथ भी हो जाती है। This accounts for a large number of water-related disease, even deaths. People's, even children, walk for several kilometers to collect clean water। बच्चों आप सोच के देखो कि बच्चों को कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों को बहुत बहुत लंबा चलना पड़ता है, किलोमीटर्स में चलना पड़ता है जब वो पानी कलेक्ट करने जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये एक सीरियस मैटर है ह्यूमन डिग्निटी के लिए। अगर आपसे कोई कहे कि आप पानी पीने के लिए लंबा चल के जाओ और पानी वहाँ से लेकर आओ, कितना बुरा फील होगा ना आपको। क्या आप कर पाओगे ऐसा। तो बच्चों हमें दूसरे बच्चों के लिए भी सोचना चाहिए जिनको हम नहीं जानते, लेकिन है तो वो भी ह्यूमन बींग्स ना। The increasing scarcity of fresh water due to population growth, pollution, industrial development, mismanagement or other factors. Realizing the urgency of this situation, ये तमाम तरीके से पानी आपका गंदा हो रहा है, इस अर्जेंसी को समझते हुए हमने वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को
22 मार्च 2005 से स्टार्ट किया है, जो कि जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन के अंदर हुआ था। और उसमें एक पीरियड भी था बच्चों, 2005 से 2015 तक का एक डिकेड था, 10 साल को हम डिकेड कहते हैं, जिसको हमने इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ के लिए डेजिग्नेट किया, ताकि हम लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि आपको वाटर को क्लीन करने की भी ज़रूरत है और उसके साथ साथ सेव करने की भी ज़रूरत है। जैसे कि आप लोग अपना सुबह सुबह ब्रश करते हैं और टैप खुला छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो पानी ख़राब हो रहा है, लेकिन आपको उस पानी की अहमियत नहीं पता। उस पानी की अहमियत उन लोगों को पता है जिनके एरियाज़ में पानी अवेलेबल नहीं होता, उनको बहुत दूर जाना पड़ता है, इवन कुछ कुछ दिन तक उनको इंतज़ार करना पड़ता है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे वो बारिश का इंतज़ार करते हैं कि कब रेनफॉल होगा, कब हमें पानी मिलेगा। तो ऐसी भी जगह हैं बच्चों, उनका हमें ध्यान रखना है। All efforts made during this decade aims to reduce by half the number of people who do not have access to safe drinking water। इस जो डिकेड्स का जो इंटेंशन था वो बच्चों क्या था कि ये 10 साल इन्होंने इस तरीके से डेजिग्नेट किए थे कि कम से कम दुनिया के अंदर जो 1 बिलियन पीपल्स हैं जिनको पानी नहीं मिल रहा, कम से कम उनके हाफ नंबर्स को तो हम पानी पहुंचा सकें आने वाले टाइम में। तो आप सोचिए कि हमारे प्लान्स भी इस तरीके से हैं कि हम टोटल पब्लिक को पानी नहीं पहुंचा सकते। उसका रीज़न हम खुद हैं, क्योंकि हम पानी को सेव नहीं कर पाते हैं। देयर हैव बीन perceptible progress in the direction of aims but still there is a lot to achieve। देखो, हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं कि हम प्रोग्रेस करें, लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ अचीव करने की ज़रूरत है, जिसमें आप सब लोगों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट या सिर्फ यूनाइटेड नेशन, कोई बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ तो पानी को नहीं बचा सकती। ग्राउंड लेवल पर तो पानी को हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लीनिंग ऑफ वाटर इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स बिफोर इट एंटर्स अ वाटर बॉडी or is reused। This process of waste water treatment is commonly known as sewerage treatment। इसमें इन्होंने क्या कहा कि क्लीनिंग ऑफ वाटर, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे घरों के अंदर से जब पानी निकल कर जाता है, ठीक है, और वो डायरेक्ट अगर हम उसको रिवर के अंदर पहुंचा दें तो वो पानी कुछ अलग लोग यूज़ कर लेंगे और वो ख़राब हो जाएगा उनके लिए। तो हमें बीच में ही उस पानी को रोक के साफ़ करने की ज़रूरत है, और जिस ट्रीटमेंट प्लांट के ज़रिए हम उनको साफ़ करते हैं उनको सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं। अब व्हाट इज सीवेज? सीवेज क्या होता है? ये वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय द होम, जो हमारे घरों से पानी निकल रहा है, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, इन सब से निकलता है, हम कुछ यूज़ करने के बाद उसको हम सीवेज कहते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेन वाटर दैट हैज़ रन डाउन स्ट्रीट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, हैवी रेन, इन सारे पानी को सीवेज कहते हैं। सीवेज के अंदर क्या क्या हो सकता है? लिक्विड वेस्ट होता है बेसिकली है। इस पानी के अंदर अलग अलग डिजॉर्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ हो सकती हैं। उन इम्प्यूरिटीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या हो सकती हैं। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। सीवेज इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं इसके अंदर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ जो उसके अंदर मिली हुई होती हैं, केमिकल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, क्योंकि अगर कुछ वेजिटेबल्स आपने खाए हैं, कुछ भी इस तरह का फूड आइटम्स है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, तो वो भी पानी के अंदर मिल जाते हैं, तो वो भी अवेलेबल होते हैं। सैप्रोफाइट्स एंड डिसीजेस कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। सैप्रोफाइट्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, डिकम्पोजर्स, जो कि डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स पे फीड करते हैं, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल मैटर पे। तो आप सोचिए आपकी किचन के अंदर जो वेस्ट होता है आपकी वेजिटेबल्स का या किसी भी फूड आइटम का, तो उनको खाने के लिए वहाँ पे सैप्रोफाइट्स होते हैं, फिर वो भी पानी के ज़रिए आपके वेस्ट वाटर में चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये टेबल दी गई है कि यहाँ पे आपका टाइप ऑफ सीवेज किस तरह का सीवेज है। सलेज वाटर, फाउल वेस्ट, ट्रेड वेस्ट। ये सलेज वाटर आपका किचन से आता है, तो इसमें कंटामिनेट्स क्या हो सकते हैं? वेजिटेबल पिल्स हो सकती हैं। कैसा होता है? बहुत पॉल्यूटेड होता है। देन टॉयलेट वाला जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, ये भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है। ट्रेड वाटर जो कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है, इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, ये बहुत हार्मफुल होता है, एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड होता है। तो बच्चों सीवेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हमने ये पढ़नी है। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, इनकी अगर हम बात करें इम्प्यूरिटीज़ की, ह्यूमन फीकस जो कि ऑर्गेनिक होता है, एंड एनिमल वेस्ट, ये सब हो सकता है। ऑयल, यूरिया, यूरिन, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स कहाँ से आए हैं? जैसे हमारी वेजिटेबल्स हैं तो उनके अंदर जो पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं, जो कि हम अपनी खेती में यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स के थ्रू यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। बेसिकली बच्चों ये ऑर्गेनिक कैटेगरी में आता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में क्या आता है? वही हमारे वेस्ट वाटर के अंदर जो नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स अवेलेबल होते हैं मेटल्स की फॉर्म में, वो होता है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या होती है आपके सीवेज वाटर में।
देन न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, ये न्यूट्रिएंट्स आपके जो सीवेज के अंदर होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हम इस पानी को ट्रीट करके अपना इरिगेशन के लिए यूज़ करें तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं, इवन प्लांट्स के लिए भी फॉरेस्ट में या अपने घरों पे गार्डन में यूज़ करें तो प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि उनको नाइट्रोजन फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है। बैक्टीरियाज़ की अगर हम बात करें तो विब्रियो कॉलेरा, ये बैक्टीरिया ओरिजिन हो जाते हैं उसके अंदर, और ये आपको कॉलेरा जैसी बीमारी को कॉज कर देते हैं। साल्मोनेला टाइफी, जिससे टाइफाइड होता है। क्या आपको पता है बच्चों के टाइफाइड को जब हम टेस्ट करते हैं ब्लड के थ्रू, उस टेस्ट का नाम क्या है? विडाल टेस्ट। और जब आप विडाल टेस्ट देखेंगे, किसी की भी रिपोर्ट देखेंगे, तो उसमें कुछ इस तरीके से होता है SH SO, तो ये साल्मोनेला टाइफी को ही हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। साल्मोनेला टाइफी के अदर वेरिएंट्स होते हैं जिनमें हम प्लस अगर होता है तो रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव होती है। इस तरीके से चेक करते हैं। अदर माइक्रोब्स की अगर बात करें तो कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं जो डायजेंट्री कॉज करते हैं। डायजेंट्री क्या होती है? ये होती है जब आपके स्टूल्स के साथ, जैसे आपको लूज मोशन होते हैं लेकिन उनके साथ अगर ब्लड आने लगता है तो उसको हम डायजेंट्री कहते हैं। ये प्रोटोजोन से होती है। तो आप देखेंगे कि जिन जगहों पर ये गंदा पानी यूज़ किया जाता है वहाँ पे इस तरह की बीमारियाँ देखने को मिलती हैं और बहुत कॉमन भी होती हैं। वाटर फ्रेशन्स अप एन इवेंटफुल जर्नी, तो अब हमें वाटर को फ्रेशन अप करना है। किस तरीके से करना है? यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी दी है, सेवर्स, सेवरेज, ये क्या होती हैं कि जैसे कि जिन पाइप से इन अ होम्स और अ पब्लिक बिल्डिंग जनरली वन सेट ऑफ पाइप्स ब्रिंग क्लीन वाटर एंड अनदर सेट ऑफ पाइप, यानी कि कुछ पाइप्स के थ्रू आपके घरों से जो पानी आ रहा है वो पानी अलग अलग घरों के पाइप से आके एक जगह इकट्ठे पाइप का एक कम्बिनेशन, एक नेटवर्क्स बना लेते हैं। तो बच्चों इस नेटवर्क्स को हम कहते हैं सेवर्स। ओके, और ये पूरा सिस्टम बनाता है सेवरेज सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर ही हमारा सीवेज वाटर। तो मुझे पता है कि आपको तीनों टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होंगी। सीवेज होता है जो हमारे घरों के अंदर गंदा पानी निकलता है फैक्ट्रीज वगैरह से। सेवर्स होता है वो पाइप का सिस्टम, एंड सीवरेज कहते हैं हम इस कंप्लीट सिस्टम को। तो बच्चों यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको करनी है, मेक अ लाइन डायग्राम ऑफ द सीवेज रूट। आप अपने घर के बाहर जाएं और फिर देखें कि आपके घर से जो वेस्ट वाटर का पाइप है, दो तरह के पाइप होते हैं, क्लीन वाटर का, एक वेस्ट वाटर का। तो जो वेस्ट वाटर का पाइप है वो कहाँ से उसका पॉइंट है निकलने का, ओरिजिन का, फिर वो दूसरे घर का जो पाइप है वो किस तरीके से जाके आपके जो सीवरेज सिस्टम है आपकी कॉलोनी में है, उसको आप देखिए। फिर उसका आप एक लाइन डायग्राम बना लीजिएगा कि इस घर से यहाँ से निकल के यहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है, लाइन डायग्राम बना लें। अगर मान लो ये अवेलेबल नहीं होता आपकी लोकेलिटी में, तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितने सीवेज आपके डिस्पोज्ड ऑफ होते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ द पॉल्यूटेंट वाटर, इस ट्रीटमेंट करना है हमें। लेकिन एक छोटी सी एक्टिविटी बच्चों आपके लिए यहाँ पे दी है। आपको क्या करना है, एक गिलास का जार लेना है जिसका 3/4 आपको पानी से भर लेंगे। इतना आपने पानी भर लिया, उसके अंदर आप कुछ सामान डालेंगे जैसे कि डर्टी ऑर्गेनिक मैटर, अपने घर में जो आपकी वेजिटेबल्स के पील्स हैं उनको आप, ऑरेंज पील्स, ग्लास पील्स, ये सब आप ऐड कर दें उसके अंदर। कुछ डिटर्जेंट डाल दें, कुछ ड्रॉप्स डालेंगे इंक की, आपकी जो पेन में इंक होगी। देन कुछ भी कलर आप ऐड कर दें ताकि हमें पता चले कि हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो ये सारा इन्होंने बताया। उसके बाद आप उसको रख देंगे, 2 दिन बाद आप उसको देखेंगे, उसके अंदर कुछ स्मेल होगी। अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेकर उसको एरिएटेड एक्वेरियम, तो कुछ वाटर वहाँ से कुछ बबल्स निकलेंगे। इस तरीके से आप अलग अलग इनको करेंगे तो आपको समझ आएगा कि वाटर कितना गंदा हो जाता है ये सारी चीज़ें मिलके, और हम उनको कितनी सिंपल स्टेप्स से क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान। द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स फिजिकल, chemical and biological process which remove physical, chemical and biological matter that contaminates water। अब आपको पता है कि जो आपका पानी, जैसा आपने देखा होगा, जो गंदा पानी आपके घरों के बाहर होता है किसी नाले वगैरह में, तो वहाँ पे आपको कुछ मैटर्स मिलेंगे। जैसे आपको कुछ पॉलीथीन पड़ी हुई मिलेगी, कोई बॉटल मिलेगी, स्टोन्स होंगे, इस तरह की लीव्स वगैरह होंगी, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो ये क्या होता है, ये फिजिकल मैटर होता है जिसको हम आसानी से एक बार स्क्रीन के ज़रिए निकाल सकते हैं। ये आपको दिख रहा है बार स्क्रीन, ये बार लगे हुए हैं, इनके थ्रू हम इन सारी फिजिकल पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर देंगे। उसके बाद आते हैं केमिकल पॉल्यूटेंट। जो इसके अंदर केमिकल्स इन्वॉल्व हैं उनको हम इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हमें कुछ और रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोसेस आता है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। तो जब पानी यहाँ से बार स्क्रीन से निकल जाता है, उसके बाद हम अगले स्टेप पर आते हैं ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। यहाँ पे क्या होता है, पानी की बहुत स्लो स्पीड हो जाती है और उसके अंदर जो भी ग्रिट, जो भी सैंड अवेलेबल होता है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है, सेडिमेंट्स हो जाता है। द वाटर इज देन अलाउड टू सेट द लार्ज टैंक विच इज स्लोप टूवर्ड्स द मिडल।
सॉलिड्स लाइक फिकस सेटल एट द बॉटम एंड आर रिमूव्ड विद द स्क्रैपर। उसके बाद जब वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, इस तरीके से उसका सिस्टम होता है, नीचे की तरफ से यहाँ पर जब वो बैठ जाएगा तो हम उसको स्क्रैपर्स की हेल्प से रिमूव कर देंगे। इस पानी को इस जो मैटर हमारा बना है ये, इसको हम स्लज कहते हैं, ठीक है, जो नीचे बैठ गया इसको स्लज कहते हैं। इस स्लज को हम किसी अदर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बायोगैस बनाने के लिए, ठीक है। ए स्कीमर रिमूव द फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस। अब बच्चों ये सारी चीज़ें तो वो हो गई जो नीचे बैठ सकती हैं, ठीक है, लेकिन जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब वो देखिए जिनकी डेंसिटी कम होती है और वो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहती हैं, कुछ ऐसी भी गंदगियाँ पानी के अंदर होती हैं जैसे कि फ्लोटेबल सॉलिड्स ऑयल एंड ग्रीस, ऑयल्स होता है, ग्रीस होता है, तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, उसको हम स्कीमर की हेल्प से रिमूव कर देते हैं। वाटर सो क्लियर्ड इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। अब जो आपका पानी निकला वो आपका क्लैरिफाइड पानी हो गया। बच्चों ये जो स्लज मैंने आपको बताया था, ये जो रिमूव हुआ था आपका, उसको हम कहाँ पे भेज देते हैं, एक अलग सेपरेट टैंक में भेजेंगे जहाँ पे एनएरोबिक बैक्टीरिया होंगे जिनको एयर की ज़रूरत नहीं होती, और वो एनएरोबिक बैक्टीरिया बायोगैस प्रोड्यूस करेंगे जिसके थ्रू हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वेस्ट वाटर को हम साफ़ भी करेंगे, उस साफ़ पानी को अदर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, और जो बचा हुआ उसके अंदर गंदगी थी उस स्लज को भी हमने अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ किया थ्रू द बायोगैस प्लांट। तो इस तरीके से हमने अपना ये एरिएटेड टैंक होता है। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ बिकम एन एक्टिव सिटीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वेस्ट जनरेशन इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। देखो वेस्ट तो जनरेट होना ही है क्योंकि हम अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको करेंगे, लेकिन हम उनको लिमिट कर सकते हैं। लिमिट कैसे कर सकते हैं कि हमने ख़राब नहीं करना है, जितना ज़रूरत है सिर्फ इतना इस्तेमाल करना है। Often we have been repelled by offensive smell. The sight of open drains is disgusting. जब आप बाहर जाएंगे तो कभी कभी जो खुला हुआ पानी होता है ना बाहर के टैंक्स पे, उसमें बहुत गंदी सी स्मेल आती है। उसमें रेनी वाटर भी आपका होता है, तो उससे क्या होता है, बहुत सारी बीमारियाँ, अनहाइजीनिक कंडीशन पैदा हो जाती है, जिसमें फ्लाइज, मॉस्किटोज़ ये सारे बन जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, वो ब्रीड करने लगते हैं और वो हमारे घरों में आसपास नुकसान देते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना डेंगू, मलेरिया, ये सारे बच्चों पानी की गंदगी की वजह से ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि गंदा पानी होगा वहाँ पे मॉस्किटोज़ डेवलप होंगे, मॉस्किटोज़ की ब्रीड करेंगे, बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन होगी, तो वो और ये मलेरिया वगैरह आपका इसी वजह से होता है। नेक्स्ट आपको जब एक्टिव सिटीज़न बनना है तो आपको ध्यान रखना है कि आसपास में आपके कोई पानी जो है गंदा पानी खुला हुआ ना हो, बंद पानी होना चाहिए, जितने भी आपके सिस्टम्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम, इस वजह से आपको वे सारी बीमारियां नहीं होनी चाहिए। बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिस, इवन अपने घरों में भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी आप, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, या आंटी जी अपना ये कुछ पानी से गंदगी से रिमूव कर रही हैं, तो इन्होंने अपना सिंक में ही डाल दिया। ऐसा नहीं करना है, क्या करना है, उसको अलग डस्टबिन में डालना है जो भी वेस्ट है, और उसके बाद उसको वॉश करना है। तो इस तरीके से अगर हम अलग अपना वेस्ट कलेक्ट करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारा पानी इतना ज़्यादा गंदा नहीं होगा। 2016 में इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया था, न्यू मिशन नोन एज स्वच्छ भारत, under which a lot of drivers such as proper sewage disposal and providing toilets for everyone have been started। यहाँ पे उन्होंने इस मिशन के अंदर हर किसी को टॉयलेट प्रोवाइड करने की बात कही थी ताकि हमारा प्रॉपर सीवेज सिस्टम हो सके, डिस्पोजल हो सके। एक नई टर्म मैं आपको बताती हूँ, वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट। ये क्या होती है, इन टॉयलेट्स में बहुत कम पानी यूज़ होता है और जो ह्यूमन का एक्सक्रेटा है वो कम्प्लीटली वर्मी कैक्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा रिसोर्स होता है सॉइल के लिए। तो इस तरह के टॉयलेट्स भी आजकल चल रहे हैं। देन सैनिटेशन एंड डिसीजेस, देखो जो भी अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रेटा होगा वो हेल्थ हजार्ड, मतलब हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कॉलरा, टाइफॉइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री, क्योंकि इसके अंदर वायरस, बैक्टीरिया, सभी तरह की चीज़ें आ सकती हैं। अदर ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट जो होते हैं सीवेज डिस्पोजल के लिए, टू इम्प्रूव द सैनिटेशन, लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम्स आर बीइंग एनकरेज्ड। सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट्स, कंपोस्टिंग पिट्स। ये सेप्टिक टैंक्स कहाँ पर सुटेबल होते हैं, उन एरियाज़ में जहाँ पे सीवरेज सिस्टम नहीं होता, जैसे कि हॉस्पिटल्स, जो आइसोलेटेड बिल्डिंग्स होती हैं,
ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो हमें ऑफर करती हैं हाइजीनिक ऑन साइट ह्यूमन वैक्स डिस्पोजल टेक्नोलॉजी, जिसमें कुछ ऐसी टॉयलेट्स बनाई गई हैं जिसको स्कैवेंजिंग होती हैं, उनको स्कैवेंजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे जो एक्सक्रीटा होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा टॉयलेट सीट पर, वो फ्लो कर देते हैं बाई कवर्ड ड्रेन्स इनटू अ बायोगैस प्लांट। डायरेक्टली वो बायोगैस प्लांट में चला जाता है और उससे बायोगैस प्रोड्यूस होती है, जिससे आप अपनी घरों की लाइट्स जला सकते हैं, एनर्जी की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। सैनिटेशन एज अ पब्लिक प्लेस पर हमें सैनिटेशन का ध्यान रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सैनिटेशन के स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना है, जो कि आजकल लोग स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें उनका ध्यान रखना है। एंड वी शुड नॉट स्कैटर लिटर एनीवेयर, हमें कहीं पे भी कूड़ा करकट नहीं इकट्ठा करना है, गंदगी नहीं फेंकनी है। अगर आप कुछ चिप्स वगैरह खा रहे हैं रास्ते में, तो आपको वो रास्ते में कहीं पर नहीं फेंकना है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो सिटी है वो क्लीन हो, ताकि आपका पानी भी वहाँ पर क्लीन हो और उसको आसानी से साफ़ किया जा सके, ज़्यादा उसमें गंदगी ऐड ना हो। एडॉप्टिंग गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस शुड बी आवर वे ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी का मेन एम होना चाहिए कि हमें अच्छी ज़िंदगी जीनी है साफ़ तरीके से, सैनिटेशन के ज़रिए, हाइजीनिक के ज़रिए। अ लॉट कैन बी डन इफ़ पीपल वर्क टुगेदर, देयर इज़ ग्रेट पावर इन द कलेक्टिव एक्शन। तो देखो एनसीईआरटी कितना अच्छा स्टेटमेंट आपको देती है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आपके अंदर पावर होती है, ग्रेट पावर होती है अगर आप कलेक्टिवली वर्क करते हैं। महात्मा गांधी ने भी कहा है, नो वन नीड टू वेट फॉर एनी वन एल्स टू अडोप्ट अ ह्यूमन एंड एनलाइटेंड कोर्स ऑफ एक्शन। अगर आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी और का इंतज़ार करने की, कि अगर आपका जो दोस्त है वो भी चिप्स का पैकेट अगर डस्टबिन में फेंकेगा तभी आप फेंकेंगे। नहीं, कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको स्टार्ट करना है। क्योंकि कुछ अच्छा ह्यूमन वर्क करने के लिए, कुछ एनलाइटन वर्क करने के लिए आपको किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ हमने इस चैप्टर में पढ़ी। यहाँ पर हमारी 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी कंप्लीट होती है। ये आपकी एक्सरसाइज है। अगर आपको कुछ भी इसमें नहीं समझ में आता है देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू सो